Hello students, welcome to your today's geography class. Student, in last class we have completed types of resources. हमने लास्ट क्लास में ज्योग्राफी की चैप्टर 1 स्टार्ट करा था, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, चैप्टर 1 फ्रॉम ज्योग्राफी। एंड हमने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बेसिकली मेजर जो थे अकॉर्डिंग टू ऑर्गन, अकॉर्डिंग टू एक्सेसिबिलिटी, अकॉर्डिंग टू ओनरशिप एंड स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। इन 4 टाइप्स में जो इनके भी पार्ट्स थे वो सारे पढ़ लिए थे हमने स्टूडेंट। जैसे ऑर्गन में बायोटिक, अबॉयोटिक, और एक्सेसिबिलिटी में रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ओनरशिप में इंडिविजुअल, कम्युनिटी बेस्ड, नेशनल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेज, और डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग पोटेंशियल, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक रिसोर्सेज एंड रिजर्व। ये सारी हमने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज मेजर जो थे पढ़ लिए थे। अब हमें नेक्स्ट आगे का चैप्टर कंटिन्यू करना है स्टूडेंट। तो अभी हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ओके, जैसे अब जो हमारे संसाधन हैं उनको हम कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, उनका विकास कैसे हो सकता है, तो वहाँ से हम स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। आफ्टर क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज स्टूडेंट, हमें एक चैप्टर का स्टार्ट करना है यहाँ से, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है? संसाधनों का विकास। अभी देखो, यू ऑल नो दैट रिसोर्सेज आर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन लाइफ एंड ह्यूमन सर्वाइवल, है ना। मानव के जीवन यापन के लिए और उसकी उसके जीवन के लिए संसाधन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रिसोर्सेज के बिना हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। लैंड हो, वाटर है, एयर है, या कुछ भी हो, मतलब अगर रिसोर्सेज ना हो तो हम कैसे सर्वाइव कर सके? नहीं कर सकते ना। रिसोर्सेज ही ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को भी बढ़ाते हैं। अभी देखो, जितने ज़्यादा रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं, जितने ज़्यादा मतलब हमारे यूज़ में आने लगते हैं, उतनी ही जो लाइफ है वो बेटर होती जाती है। लाइक सोचो, अगर फॉसिल फ्यूल नहीं होते, पेट्रोलियम, डीजल, कोल नहीं होता, तो हमारे जो व्हीकल्स हैं वो कैसे चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले व्हीकल तो पहले नहीं थे ना, अभी वो लॉन्च होने स्टार्ट हुए हैं। जब ये पता चला है कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे एक दिन, अगर ऐसे ही यूज़ होता रहा तो कैसे? अब हमारे पास शायद इतने व्हीकल्स नहीं होते, हम वही पुराने टाइम के जो व्हीकल्स थे उन्हीं को यूज़ कर रहे होते, ब्लॉक कार्ट वगैरह जैसे। तो ये क्या है, देखो, एक तो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मानव के जीवन के लिए, प्लस उसकी लाइफ की क्वालिटी को भी बढ़ाते हैं, है ना। तो इसीलिए क्योंकि भाई जो रिसोर्सेज हैं वो नेचर के गिफ्ट माने जाते हैं। अब हमने पढ़ा था लास्ट कि ह्यूमन उसमें टेक्नोलॉजी मिक्स करके इंस्टीट्यूशन में उसको चेंज करके कन्वर्ट भले करता है, बट जो उसका बेस है वो तो नेचर से ही मिल रहा है ना। तो अब देखो, ह्यूमन जो है अब बहुत ज़्यादा यूज़ करता आ रहा है रिसोर्सेज को। इसका रिज़ल्ट क्या निकला है कि भाई सब अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, क्वालिटी बढ़ाने के लिए ह्यूमन बीइंग यूज़ देम, मतलब रेगुलरली, नॉन स्टॉपेबल, बहुत ही मतलब यूज़ करे जा रहा है बिना रुके रिसोर्सेज का, और इससे अंधाधुंध प्रयोग करे जा रहा है इसका मतलब। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम सामने आती है इससे। अब देखो, किसी चीज़ का हम ओवर यूज़ करते जाएंगे लगातार तो प्रॉब्लम्स तो होगी। तो बेसिकली यहाँ पे 2 प्रॉब्लम्स चैप्टर में बताई गई हैं मेनली। नंबर 1 क्या है? डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल। अब देखो, क्या है इसका मतलब कि कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का धीरे धीरे डिप्लेशन हो रहा है, मतलब ह्रास हो रहा है, वो ख़त्म हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। मतलब आपने देखा है कि सबकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है, लाइफ स्टैंडर्ड है, वो एक जैसा नहीं होता है। तो कुछ लोगों का लालच इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अपनी लाइफ को और अच्छा करने के लिए, मतलब कुछ के पास तो शायद बहुत ही थोड़ा है या है ही नहीं, उन्हें मिल ही नहीं पा रहा, और कुछ अपने लालच का ग्रिड का एंड ही नहीं कर रहे हैं। तो उसके कारण जो है रिसोर्सेज का जो डिप्लेशन होते जा रहा है। सेकंड क्या बता रहा है?
अकुमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, वही सेम है कि जो संसाधन है वो समाज के कुछ लोगों के हाथों में आ चुके हैं, या फिर कुछ किसी मतलब इससे क्या है, अब देखो कुछ ही लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे तो बेसिकली सोसाइटी तो डिवाइड होगी ही होगी। तो एक मतलब दो हिस्से हो रहे हैं सोसाइटी के, रिच का और पुअर का, क्योंकि इकोनॉमिक वैल्यू होती है रिसोर्सेज की बेसिकली। तो भाई जो रिच हैं वो तो आसानी से ईज़िली यूज़ कर लेते हैं, बट प्रॉब्लम किसको आती है, जो पुअर क्लास है उनके लिए। तो क्या प्रॉब्लम, मतलब बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज का ऐसे ही यूज़ करने से अपनी लाइफ की क्वालिटी बढ़ाने के लिए या अपने ग्रिड के लिए दो मेनली प्रॉब्लम बताई। एक तो रिसोर्सेज जो है कुछ लोगों के लालच के कारण डे बाय डे कम होते जा रहे हैं, और कुछ लोगों के हाथ में रहने के कारण ही सोसाइटी में जो गैप है रिच एंड पुअर के बीच में वो काफ़ी इंक्रीज़ होता जा रहा है। ओके, तो हमने ये दो चीज़ें पढ़ी। ये कुछ एक्टिविटीज़ है। सपोज़ कर लो आपके एक दिन जो ऑयल है वो ख़त्म हो जाए तो आपकी लाइफ पर इसका क्या असर पड़ेगा। ऑयल ख़त्म हो जाएगा तो हमारे जो व्हीकल्स हैं वो कैसे चलेंगे, कैसे हमारी इंडस्ट्रीज़ रन आउट होंगी, बेसिकली बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। आपको अपने एरिया में जाके सर्वे करने को बोल रहा है कि आप पूछो रिसोर्सेज के बारे में क्या सोचते हैं लोग, कैसे यूज़ करते हैं, व्हाट इज़ देयर ओपिनियन अबाउट वेस्टेज, मतलब जो बेकार की चीज़ें हैं हम उसे रीयूज़ करते हैं या नहीं, लोग उसका यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं। तो अपने रिज़ल्ट का आपको एक कॉलाज बनाने को बोला है। तो ठीक है, हमने 2 पॉइंट पढ़े। तीसरा पॉइंट हमारा इस साइड है स्टूडेंट, ये हमारा थर्ड पॉइंट है। Indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environment pollution and land degradation। अब संसाधनों का लगातार अंधाधुंध मतलब बहुत ही ज़्यादा यूज़ के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम ग्लोबल लेवल पर भी हो रही है, विश्व के अंदर हो रही है। जैसे कि अब देखो पेट्रोलियम है, डीजल है, कोल है, सपोज इनको भी हम अगर बहुत यूज़ करते हैं तो पोल्यूशन होता है, और जितना पोल्यूशन हो रहा है उससे हमारी ओजोन लेयर भी इफ़ेक्टेड हो रही है। आपको पता है ऑलरेडी उसमें होल हो चुका है, वही हमें सन की अल्ट्रा वायलेट रेंज से प्रोटेक्ट करती है वो, और उसमें मतलब बढ़ता ही जाएगा छेद, तो हमारे लिए तो हार्मफुल है ये। तो इसका इतना ज़्यादा यूज़ के कारण बेसिकली एक तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ठीक है, भूमंडलीय ताप, भूमि का तापमान बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, ओजोन लेयर जो है वो मतलब उसमें भी डिफेक्ट हो चुका है, और एनवायरनमेंट पोल्यूशन, पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ ही रहा है। लैंड डिग्रेडेशन है भूमि का निम्नीकरण, यानी भूमि जो लैंड है वो डे बाय डे भी वो भी ख़राब हो रहा है। तो मतलब हमने यहाँ पे 3 मेन पॉइंट पढ़े कि किस तरीके से रिसोर्सेज जो है मतलब वो उसका ओवर यूज़ या कंटिन्यूस बहुत ज़्यादा बिना सोचे समझे यूज़ करने से क्या समस्याएं हमारे सामने आती हैं बेसिकली। तो अभी देखो आपको पता है ये कि जो हमारी लाइफ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो एक जगह नहीं है, सब जगह है ना। कोई रिसोर्स कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, बट सबके लिए ज़रूरी है रिसोर्सेज। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को मतलब इम्प्रूव करता है, शांति बनी रहे ग्लोबल लेवल पे, सबको उसका फ़ायदा मिले, इसके लिए। और रिसोर्सेज नॉट डिप्लेशन बाय अ फ्यू इंडिविजुअल, या फिर कुछ लोगों के हाथ में रिसोर्सेज ना रहे या कुछ कंट्रीज़ के हाथ में ना रहे, बल्कि फ्यूचर के लिए भी बचे रहे और लोगों के लिए मतलब इक्वल यूज़ हो। ऐसा नहीं कि कुछ ही लोग या कुछ कंट्री ही ओवर यूज़ कर रहे हैं, बाकियों को नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, रिसोर्सेज प्लानिंग इज़ मोस्ट नेसेसरी फॉर दिस, यानी संसाधनों को प्लान करके उनकी योजना बना के उनका प्लानिंग का मतलब क्या होता है, नियोजन, बेसिकली योजना बनाना। तो संसाधनों की प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है फॉर सस्टेनेबल एक्सरसाइज ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ताकि जो जितने भी प्रकार की मतलब जीव है जिन उनका जीवन, अभी देखो रिसोर्सेज पे ह्यूमन डिपेंड है, एनिमल्स डिपेंड है, ट्रीज़, जो भी मतलब जीवित चीज़ें हैं सारी रिसोर्सेज पे डिपेंड करती हैं। तो बेसिकली क्या बोल रहा है कि
कि सबका फ्यूचर ऐसे खतरे में आ जाएगा अगर ऐसे ही रिसोर्सेज कुछ लोगों के हैंड में रहे, ओवर यूज़ होते रहे। या तो इसके लिए सस्टेबल मतलब रिसोर्सेज को, सस्टेबल का मतलब क्या होता है, सतपोषकीय का मतलब वही है कि सही मायने में बचाना, और हमने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा था कि फ्यूचर के लिए सेव करना। तो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट दिया हुआ है, सतपोषकीय विकास। ऑलरेडी आपको इसका मीनिंग पता है। इसका मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट करना पर विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, यानी अब विकास करना है लेकिन एनवायरनमेंट को बिना खराब किए बिना। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। और ऐसा डेवलपमेंट नहीं करना है कि जिससे भविष्य की पीढ़ी के ऊपर उसकी आवश्यकताएं जो हैं उसके ऊपर असर पड़े, यानी फ्यूचर के लिए चीज़ें सेव कर लेनी है उनके लिए भी, ताकि चीज़ें बची रहे। तो इसका क्या है, ओवर यूज़ ना करना, अकॉर्डिंग टू नीड यूज़ करना, यही हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सतपोष के विकास हम इसको कहेंगे। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि रिसोर्सेज प्लानिंग क्यों ज़रूरी है, ताकि रिसोर्सेज सिर्फ कुछ इंडिविजुअल हैंड में ना रहें, उसका ओवर यूज़ वही ना करे, और ये जो अनइक्वालिटी है वो कम हो सके। इसके लिए रिसोर्सेज प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अभी यहाँ पे मैं आपको एक अर्थ के लिए, जैसे जितने भी मेन कंट्रीज़ थी वर्ल्ड की, उन्होंने जब देखो शुरू में तो क्या हुआ बेटा कि सब ने ना नॉन स्टॉप यूज़ करना शुरू कर दिया रिसोर्सेज का, नेचुरल रिसोर्सेज का। लेकिन कुछ टाइम बाद लोगों को समझ में आने लग गया कि हाँ, दीज आर सो वैल्यूएबल बिकॉज ह्यूमन लाइफ डिपेंड ऑन दीज रिसोर्सेज, कि अगर ये लाइक ट्रीज़ ख़त्म हो जाएंगे तो ह्यूमन सर्वाइव कैसे कर पाएगा, ऑक्सीजन कैसे मिलेगी उसे, है ना। तो ऐसे ही समझ में आने लग गया कि नेचुरल रिसोर्सेज की काफ़ी वैल्यू है सॉरी। तो इसके लिए टाइम टू टाइम पर मतलब काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन बने और रूल सेटअप किए गए। तो उसका एक यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, रियो दी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। अब रियो दी जेनेरियो अर्थ समिट का मतलब क्या है, पृथ्वी सम्मेलन। और कहाँ हुआ था ये, रियो दी जेनेरियो में हुआ था। ये जगह कहाँ पर है, ब्राज़ील में है, ठीक है। क्या हुआ था इसमें, देखो इसमें क्या हुआ था कि 1992 में जून में मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट, 100 से भी ज़्यादा देशों के जो अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी लीडर्स आप समझ लो, वो ब्राज़ील के अंदर, ब्राज़ील का एक शहर है, कौन सा शहर हमने बताया ऑलरेडी, उसी के नेम पर इस समिट का नेम है, रियो दी जेनेरियो, ठीक है। इस शहर के अंदर मिले सारे, ठीक है। और फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया गया, मतलब पहली पृथ्वी सम्मेलन एक ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें 100 से भी ज़्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कब हुआ ये, रियो दी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 इन जून। कहाँ पर, रियो दी जेनेरियो कहाँ पर है, ब्राज़ील में, ओके। क्या हुआ इसमें फिर, इस समिट में द समिट वॉज कन्विंस्ड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्टिंग एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द ग्लोबल लेवल। इस सम्मेलन में ये मतलब इशू क्या था इसका कि जो पर्यावरण संरक्षण है उसको, पर्यावरण को प्रोटेक्ट करना कितना ज़रूरी है, और जो सोसाइटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब उसके लिए इन प्रॉब्लम्स का क्या हल निकाला जाए बेसिकली, तो कैसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ को रोके बिना क्या किया जाए। तो इसके लिए जितने भी लीडर्स थे उन्होंने मिल के डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक ट्रीटी समझौते पे साइन किया कि जो ग्लोबल में मतलब विश्व में जो जलवायु है और जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोलॉजिकल मतलब जैविक विभिन्नता, अलग अलग प्रकार के जो जानवर पाए जाते हैं उनको बचाए रखने के लिए स्टेप उठाने पड़ेंगे। अब देखो, अगर मोस्टली नेचुरल रिसोर्सेज है, प्लांट्स हैं, फॉरेस्ट है, ख़त्म हो जाएंगे तो ये जो वाइल्ड लाइफ है वो भी तो ख़त्म हो जाएगी बेसिकली। तो इसमें क्या बोला गया कि जो ग्लोबल लेवल पे फॉरेस्ट है, बहुत ही मतलब फॉरेस्ट के लिए नीति बनाई गई, जंगलों के लिए,
कि अब सभी को ग्लोबल लेवल पे एजेंडा 21 अपनाना होगा। क्या होता है एजेंडा 21 अपनाने के लिए बोला गया, और ये काम करेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। कौन सी सेंचुरी में? 21st सेंचुरी चल रही थी ना, आगे मतलब आएगी। ये 1992 की बात है, तो वो 20th सेंचुरी चल रही थी। अब उसके बाद 21st सेंचुरी आएगी, तो क्या बोला गया कि आगे 21st सेंचुरी में जो है 21वीं शताब्दी में अब मतलब सबने सहमति बताई कि शतपोष के विकास के लिए एजेंडा 21 को सभी को मानना होगा। ठीक है, ये इसमें एक रिजल्ट निकाला गया इस सबमिट में, जिसमें सभी ने अपनी अग्री हो गए सब। तो बेसिकली क्या है, व्हाट इज़ एजेंडा 21? क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है ये। तो क्या था एजेंडा 21 जिससे प्रोटेक्ट किया जाता सकता है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो कहलाएगा? बेसिकली देखो इसमें क्या है बेटा, जितने भी वर्ल्ड के लीडर थे उन्होंने इसमें सबने इसके में मतलब हामी भरी थी, अपने साइन किए थे बाय वर्ल्ड लीडर्स 1992 में। ठीक है, अब जो ऑर्गेनाइजेशन था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने ही, संगठन ने ही ये सारी चीज़ें मीटिंग अरेंज की थी, सबमिट हुआ था ये। तो इसने क्या, और ये कहाँ हुआ था? रियो दी जेनेरियो में हुआ था, ब्राज़ील में। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इसका एम क्या था कि ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, यानी विश्व स्तर पर शतपोष के विकास हो सके। इसके लिए एजेंडा 21 रखा गया, ताकि जो डैमेज है, एनवायरमेंटल डैमेज, वो कम से कम हो, पर्यावरण का जो नुकसान है वो कम से कम हो, पुअर्टी, डिजीज़, ये सब कम हो सके, गरीबी, बीमारियाँ, और सभी ग्लोबल कोऑपरेशन करें, विश्व स्तर पर एक दूसरे को सहयोग करें, म्यूचुअल नीड शेयर करें। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कॉमन इंटरेस्ट या कॉमन नीड रखें, तो आगे मतलब पारस्परिक आवश्यकता और सहयोग विश्व स्तर पर पर्यावरण के लिए माना गया, ताकि गरीबी को, बीमारियों से निपट सके, सहयोग करे एक दूसरे को। और इसके लिए देखो एक मेजर ऑब्जेक्टिव सामने रखा गया एजेंडा 21। एजेंडा 21 का मेन एम ही क्या था? द एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21, यानी हर एक जो लोकल गवर्नमेंट होगी वो अपने यहाँ पर एरिया एजेंडा 21 को फॉलो करेगी। एजेंडा 21 क्या है? एनवायरनमेंट को कम से कम डैमेज करना, डिजीज़, पुअर्टी को कोऑपरेशन से कम करना। तो ये मतलब हर लोकल एरिया पर एजेंडा 21 लॉन्च किया जाएगा। तो एजेंडा 21 वही है कि एनवायरनमेंट को सेव करना, और उसके लिए रूल रेगुलेशन सेट करना, और पुअर्टी को, डिजीज़ को कम करना, ताकि हेल्दी रहें लोग, तो कम से कम चीज़ें यूज़ हों, है ना बेसिकली। तो लोकल लेवल पर एजेंडा 21 हर गवर्नमेंट अपने यहाँ फॉलो करे। ठीक है, तो ये एक हमने पढ़ा और सबमिट। आगे चलते हैं अभी। तो अभी हमारा टॉपिक क्या आ गया? रिसोर्सेज प्लानिंग। हमने क्या पढ़ा कि अगर हमें रिसोर्सेज को सेव करना है, बचाना है, तो हमें उनको प्लान करके यूज़ करना पड़ेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट उनका करना पड़ेगा। तो रिसोर्सेज प्लानिंग को क्या कहेंगे हिंदी में? संसाधन नियोजन। मतलब उन्हें बचाना, सेव करना, उसके लिए प्लान करना। सो इसके लिए क्या ज़रूरी है बेटा? सबसे पहले कि जो प्लानिंग है वो करना वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी फॉर जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। मतलब ऐसी योजनाएं बनाना जिसमें जो रिसोर्सेज का यूज़ है वो जुडिशियस यूज़ हो, मतलब न्याय पूर्ण तरीके से। ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा कोई कम यूज़ कर रहा है, तो समानता से और संसाधनों के साथ न्याय रहे, नियोजन से उसको यूज़ करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रैटेजी क्या है? रणनीति। तो इट हैज़ इम्पॉर्टेंट इन अ कंट्री, और भारत जैसे देश के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है रिसोर्सेज को प्लान करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो देखो बेटा बहुत तरीके की डाइवर्सिटी पाई जाती है ना, विभिन्नता पाई जाती है, विविधता पाई जाती है रिसोर्सेज को लेके। लाइक कोई रिसोर्सेज कहीं पर तो बहुत ज़्यादा है और दूसरे एरिया में बिल्कुल नहीं है। लाइक वाटर रिसोर्सेज ले लो आप, तो जैसे अब यहाँ पे है कुछ इलाकों में तो वाटर रिसोर्सेज की बिल्कुल कमी नहीं है, बट जैसे गुजरात है और हमारा राजस्थान है, यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज की कमी है।
तो भारत जैसे देश में जहाँ पे बहुत तरीके की डाइवर्सिटी है रिसोर्सेज को लेके, तो वहाँ पे तो इसको प्लान करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है ताकि इसको यूज़ को मतलब बैलेंस में रखा जा सके। There are regions which are rich in certain type of resources but are deficient in some other resources। देखो ऐसे बहुत सारे एरिया हैं भारत के अंदर जहाँ पे कुछ संसाधन तो बहुत ज़्यादा है, वो एरिया उसमें बड़े रिच हैं, लेकिन कुछ संसाधन वहाँ पे बिल्कुल नहीं है। There are some regions which can be considered self-sufficient in terms of availability of resources and there are some regions which have acute shortage of some vital resources। कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पे जो मेन रिसोर्सेज हैं वो अपने लिए जितना उस एरिया को चाहिए उससे ज़्यादा ही है उनके पास, और कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पे जो कुछ बहुत मेजर रिसोर्सेज लाइफ के लिए चाहिए वो उनके पास है ही नहीं। एग्जाम्पल के लिए बता रहा है, देखो जैसे स्टेट हैं झारखंड की, छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की, बेसिकली ये प्लेट्यू एरिया माने जाते हैं। तो ये सब रिच है मिनरल्स में और कोल डिपॉजिट में। तो यहाँ पे खनिज पाए जाते हैं और ये कोयले के भंडार पाए जाते हैं, निपेक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश देखो आप, 7 सिस्टर में से एक है। अरुणाचल प्रदेश हैव एविडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज, और जबकि जो अरुणाचल प्रदेश है जल संसाधन वहाँ पे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, मतलब काफ़ी वाटर रिसोर्सेज हैं, बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। पानी की कमी नहीं है इतनी, लेकिन बाकी और चीज़ों के डेवलपमेंट की कमी है वहाँ पे। रोड्स नहीं है, बिल्डिंग्स नहीं है, अच्छी फैसिलिटीज़ वहाँ पे इतनी नहीं है, और चीज़ें नहीं है, एग्रीकल्चर उतना नहीं है। तो देखो हर जगह हर चीज़ नहीं है, क्योंकि सब जगह का क्लाइमेट अलग है, लैंड का फॉर्म अलग अलग है बेसिकली, है ना। और देखो राजस्थान का ले लो आप, द स्टेट ऑफ राजस्थान इज़ वेरी वेल एंडाउडेड विथ सोलर एंड विंड एनर्जी, क्योंकि बहुत खुले मैदान है, डेजर्ट एरिया है, तो वहाँ पे ये विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के प्लांट लग सकते हैं, लेकिन वहाँ पे किसकी कमी है? वाटर रिसोर्सेज की कमी है ना। और द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख ले लो, लद्दाख भी एक डेजर्ट है पर ठंडा। ये सबसे अलग, रेस्ट ऑफ द कंट्री बिल्कुल अलग थलग सा है, ये ठंडा एक मरुस्थल यहाँ पे है। तो यहाँ पे कल्चर बहुत सारा है, आप देखोगे तो लद्दाख बहुत ब्यूटीफुल है, एक मतलब पिक्चर क्यू एरिया है, टूरिस्ट एरिया है बेसिकली। यहाँ पे मतलब जो चीज़ें हैं, कल्चर यहाँ का बहुत अलग है, और मतलब विरासत में ये धनी है। और पर यहाँ पे और चीज़ें जैसे मिनरल्स की, वाटर की, इन सब चीज़ों की बहुत कमी है। तो इसीलिए हमें मतलब आप देख सकते हो कि बैलेंस करने के लिए, बैलेंस बना रहे, रिसोर्सेज प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है, ताकि नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, रीजनल क्षेत्र लेवल पे, लोकल लेवल पे, हर लेवल पे रिसोर्सेज का प्लानिंग करना ज़रूरी, ताकि जहाँ पे चीज़ें ज़्यादा हैं वहाँ से, जहाँ चीज़ें कम है वहाँ भेजी जा सके, और जहाँ पे दूसरी चीज़ें कम है उसका यूज़, उसका फ़ायदा और जगह के लोगों को भी मिले। तो बेसिकली इसलिए रिसोर्सेज प्लानिंग बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये एक एक्टिविटी है कि आपको रिसोर्सेज अपनी स्टेट में आइडेंटिफाई करनी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। और प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ मतलब आपके रिसोर्स, जो आपके यहाँ पे रिसोर्स पाए जाते हैं बट दैट आर इम्पोर्टेंट बट डिफिशिएंट इन योर स्टेट, कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो ज़रूरी हैं पर आपके स्टेट में कम है। जैसे अगर हम मिनरल की बात करते हैं, चलो, तो मिनरल हमारे हरियाणा में नहीं पाए जाते, उतने कम पाए जाते हैं बेसिकली, क्योंकि मिनरल मोस्टली प्लेट्यू एरिया में पाए जाते हैं, और जबकि ये जो हमारा एरिया है एक प्लेन एरिया है, तो यहाँ खेती बहुत होती है। पर तो इसीलिए रिसोर्सेज प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अभी हम आगे का हमारा जो है टॉपिक, भारत के अंदर जो रिसोर्सेज प्लानिंग है वो कैसे काम करती है, ये है, और इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट, ओके। तो हमने रिसोर्सेज प्लानिंग क्यों है इम्पोर्टेंट ये पढ़ा है अभी।
यहाँ पे देखो इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज प्लानिंग दिया हुआ है। क्वेश्चन आता है बहुत बार कि संसाधनों की नियोजना या उन्हें उनकी योजना बना के इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है। इट इज़ नेसेसरी बिकॉज डेवलपमेंट हमारा विकास के लिए ज़रूरी है। बिकॉज क्या है, अभी हमने जस्ट पढ़ा कि सम रीजन्स ऑफ इंडिया आर रिच इन सर्टेन, अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं, ये नॉट फॉर ऑल वर्ल्ड, तो कुछ भारत में क्षेत्र ऐसे हैं जो कुछ चीज़ों में बहुत रिच हैं बट कुछ चीज़ों में बहुत गरीब हैं, मतलब पिछड़े कम हैं। जैसे राजस्थान जो है वाटर रिसोर्सेज की कमी है बट सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के वहाँ काफ़ी फ्यूचर ब्राइट है। सम रीजन्स आर सेल्फ सफिशिएंट, कुछ ऐसे स्थान हैं जो जस्ट अभी हमने पढ़े उसी को हम आंसर के रूप में लिख सकते हैं, जो अपने लिए तो काफ़ी सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं बट कुछ के पास बहुत कम है। जैसे मध्य प्रदेश को आप देखो, रिच इन मैनी रिसोर्सेज, मध्य प्रदेश में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं बट लद्दाख जो है पुअर इन रिसोर्सेज, वहाँ पे संसाधन नहीं पाए जाते। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे मिनरल्स वगैरह है, फॉसिल फ्यूल वगैरह है। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड बाय प्लानिंग, तो जो संसाधनों का वेस्टेज है, उनका ओवर यूज़ है, वो अगर हम प्लान करके यूज़ करेंगे तो वो कम हो जाएगा और प्लस एनवायरनमेंट पॉल्यूशन कम हो जाएगा। सो इस तरीके से रिसोर्सेज का एक्सप्लोटेशन भी हम अवॉइड कर पाएंगे, उनको सेव कर पाएंगे, बचा पाएंगे। तो दैट्स वाई रिसोर्सेज प्लानिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, अभी हमारा जो नेक्स्ट रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया का है वो हम नेक्स्ट उसमें अपनी क्लास में कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट। थैंक यू।